लेक्चर नंबर 7। चलिए, तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम क्या होता है कि अगर ब्लड जो है हार्ट में ना जाके किसी इंटरमीडिएट ऑर्गन में पहले जाए और फिर वहाँ से हार्ट में जाए, तो उसको हम बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। जैसे कि इंटेस्टाइन का जो ब्लड है ये पहले लिवर में जाता है फॉर डिटॉक्सिफिकेशन एंड फॉर किलिंग ऑफ माइक्रोब्स। तो ये लिवर में कैसे जाता है? वाया हेपेटिक पोर्टल वेन, ठीक है। और लिवर से फिर हार्ट में जाएगा वाया हेपेटिक वेन एंड इंफीरियर वीना केवा। तो इसको हम बोल देंगे हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। वैसे ही बहुत ऑर्गेनिज्म में होता है रीनल पोर्टल सिस्टम, जिसमें जो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी है वहाँ से जो ब्लड है वो पहले किडनी में आएगी, किडनी में फिल्ट्रेशन होगा और उसके बाद वो हार्ट में जाएगी। तो इसको हम क्या बोल देंगे? रीनल पोर्टल सिस्टम, ठीक है। तो पोर्टल सिस्टम आपने कुछ लिखा भी था थोड़ा सा। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम लिखा था। The blood from intestine does not go to the heart directly, rather first go to liver via hepatic portal vein for detoxification and killing of microbe, ठीक है। दूसरा लिखिए रीनल पोर्टल सिस्टम। रीनल पोर्टल सिस्टम, रीनल पोर्टल सिस्टम लिखिए इसमें कि the blood of lower parts of the body, the blood of lower parts of the body goes into kidney first, goes to the kidney first and then to the heart, and then to the heart. Next point, renal portal system is found in renal portal system is found in all vertebrate. Renal portal system is found in all vertebrate except renal portal system is found in all vertebrate except mammals, hagfish and lampreys. hagfish मिक्जीन को बोलते हैं। एक्सेप्ट मैमल्स, हैगफिश एंड लैम्प्रेज, इनमें नहीं होगा। मिक्जीन को बोला जाता है।
तो वर्टिब्रेट्स में सारे में होगा, लेकिन मैमल्स, हैगफिश और लैम्प्रेज में रीनल पोर्टल सिस्टम एब्सेंट है। तो ह्यूमन में अगर आपसे कोई पूछे तो ह्यूमन में रीनल पोर्टल सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया पोर्टल सिस्टम। इसके बाद है डिसऑर्डर्स। पोर्टल सिस्टम के बाद है, आ जाओ जी। कौन कर रहा है रे? दिमाग में खराब है क्या? क्लास में बैठना है, डिसिप्लिन से बैठो, हम बाहर भगा देंगे 2 मिनट में। जानवर की तरह मत करो मेरे क्लास में। किसको किसको खांसी आ रहा है, एक बार फिर से करना। हम्म। ड्रॉपर हो तो ड्रॉपर की तरफ बिहेव करो। 11th क्लास वाला ड्रामा यहाँ नहीं चलेगा। डिसऑर्डर्स में पहला डिसऑर्डर है हाइपर टेंशन। क्या बात है, लड़की सबको बहुत खांसी आ रहा है आज। हाँ, कोरोना आ गया क्या फिर से दुनिया में? हाइपरटेंशन या हाई बीपी। हाइपरटेंशन या हाई बीपी कब बोलेंगे? जबकि आपका ब्लड प्रेशर 140/90 के ऊपर रेगुलर चेकअप पे आ रहा है। ठीक है, तो हाइपरटेंशन या हाई बीपी, तो अगर आप बार बार चेक करा रहे हैं और रीडिंग जो है आपका, रीडिंग जो है मोर देन 140/90 आ रहा है, तो आप इसको क्या बोल देंगे? हाई बीपी या हाइपर टेंशन। नॉर्मल जो प्रेशर होता है इसका वैल्यू हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में 120/80। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर ऐसे बहुत सारे कारण से बढ़ सकता है। आपका कभी तबीयत खराब हो तो हो सकता है आपका बीपी बढ़ा हुआ है, लेकिन उसको आप हाई बीपी नहीं बोलेंगे। अगर आप नॉर्मल स्टेट में हैं और बार बार रेगुलर चेकअप करा रहे हैं और फिर भी आपका बढ़ा हुआ आ रहा है, तब आप उसको क्या बोल सकते हैं? हाई बीपी। अब ये हाई बीपी जो है बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हाई बीपी से क्या हो सकती है कि ब्लड वेसल्स फट सकती है, जो कैपिलरीज की वॉल है ये फट सकती है, और जो ब्लड है वो टिश्यूज के अंदर स्प्रेड हो सकता है, जैसे कि ब्रेन वगैरह में। जैसे आप सुनते हैं सेरेब्रल हैमरेज या ब्रेन हैमरेज, तो ब्रेन हैमरेज हो सकता है हाई बीपी के केस में। ठीक है, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट या ब्रेन हैमरेज बोलते हैं। तो उससे आपका जो है ब्रेन का जिस पार्ट में हैमरेज होगा, जहाँ की ब्लड वेसल्स फटेगी, तो वो पार्ट क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। क्योंकि ब्रेन में आपने बहुत सारे सेंटर्स होते हैं, आपका सारा चीज़ ब्रेन से ही कंट्रोल हो रहा है। विज़न भी है, स्मेल भी है, मूवमेंट भी है, हर चीज़ तो ब्रेन से ही कंट्रोल हो रहा है। और अगर वहाँ पे कोई सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट होता है, कहीं की कैपिलरीज फटती है, तो जो ब्लड है वो फैल जाएगा एंड इट विल डैमेज दैट पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ योर बॉडी। तो दिस इज़ वेरी फैटल। अगर रेगुलरली ब्लड प्रेशर ज़्यादा है और अगर एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा हो गया अचानक से, तो ये फैटल भी हो सकता है। ठीक है, तो इट कैन बी फैटल, कैन कॉज
HAEMMORRHAGE। हाइपरटेंशन के बाद है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या होता है कि ब्रेन, ये हार्ट के अंदर जो आर्टरी है इसमें डिपोजिशन हो जाए, फैट्स का डिपोजिशन या कैल्शियम वगैरह का डिपोजिशन हो जाए, तो ल्यूमेन क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। ल्यूमेन ब्लॉक हो जाएगी या ल्यूमेन नैरो हो जाएगी। पहले तो नैरो होगी और अगर बहुत ज़्यादा डिपोजिशन हो गया है तो ब्लॉक हो जाएगी। तो उस केस में क्या होगा कि ब्लड जो है वो हार्ट के टिश्यू को नहीं मिल पाएगा, जिससे कि सेल्स में ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से सेल्स का डेथ होने लगेगा। एनॉक्सिया हो सकता है, पहले हाइपोक्सिया होगा। हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन का शॉर्टेज। अगर पूरा तरह से ब्लॉक हो गया है कोरोनरी आर्टरी तो एनॉक्सिया हो सकता है। एनॉक्सिया मतलब कि ऑक्सीजन एब्सेंट हो जाएगा और सेल्स को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो सेल्स का क्या होने लगेगा, डेथ होने लगेगा। और ये जो हार्ट के सेल्स का डेथ होता है इसको हम बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फारेक्शन। मायोकार्डियल इन्फारेक्शन या आम भाषा में आप इसे हार्ट अटैक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हार्ट अटैक जो सुनते हैं तो उसका मतलब यही हुआ कि हार्ट की सेल्स क्या हो गई है, हार्ट की सेल्स डैमेज हो गई है, डेथ हो गया है हार्ट के सेल्स का। इट कैन बी कॉज्ड ड्यू टू द कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज या एथेरोस्क्लेरोसिस, क्या और बोलते हैं इसको, एथेरोस्क्लेरोसिस। कोरोनरी आर्टरी डिजीज या एथेरोस्क्लेरोसिस, तो ये कोरोनरी आर्टरी है और इसके ल्यूमेन में coronary artery deposition of fats and calcium in lumen of coronary artery। इस डिपोजिशन ऑफ फैट्स एंड कैल्शियम की वजह से कोरोनरी आर्टरी become narrow। when coronary artery will become narrow, blood supply to heart muscles reduces। blood supply to heart muscle reduces। cell death due to hypoxia या एनॉक्सिया अगर कंप्लीट ब्लॉकेज है तो। सेल डेथ ड्यू टू हाइपोक्सिया या एनॉक्सिया। और सेल का डेथ होना क्या कहलाएगा, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। शॉर्ट में आप
इसको बोल सकते हैं MI, हार्ट अटैक। और हार्ट अटैक का सिग्नल क्या है कि यू विल फील अ एक्यूट चेस्ट पेन, जिसको हम बोलते हैं एंजाइना। जब भी कभी हार्ट अटैक वगैरह का केस होगा तो यू विल फील एक्यूट चेस्ट पेन, चेस्ट में पेन या इधर जो हैंड वगैरह है इधर पेन हो सकता है। दिस एक्यूट चेस्ट पेन इज कॉल्ड एंजाइना। तो इसका सिग्नल क्या है कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक आने वाला है। तो इसका सिग्नल है एक्यूट चेस्ट पेन, जिसको हम बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का सिग्नल है लिख लिया। कल से लेके 25 तारीख तक छुट्टी है आप लोग का। टेस्ट टेस्ट का इन्फॉर्मेशन आपके ऐप पे जाएगा, लेकिन शायद टेस्ट आपका 22 को होने वाला था ना, तो वो टेस्ट अब नहीं होगा। सेंटर पे तो नहीं होगा, असाइनमेंट के फॉर्म में जो है हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। एंजाइना कैन ऑकर angina can occur
Angina can occur in men and women of any age. Angina can occur in men and women of any age. Angina can occur in men and women of any age, but it is more common. It is more common among the middle-aged. More common among the middle-aged and elderly person. Middle-aged and more common among middle-aged and elderly person. Middle-aged and elderly person. इसके बाद हार्ट फेल्योर. नेक्स्ट एंड लास्ट डिसऑर्डर इज हार्ट फेल्योर. हार्ट फेल, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट, तीनों को आम भाषा में लोग एक ही जैसे यूज करते हैं. हार्ट फेल हो गया, हार्ट अटैक आ गया, कार्डियक अरेस्ट आ गया, सबका मतलब लोग एक ही समझ, लेकिन सब एक ही नहीं है, तीनों अलग अलग टर्म. हार्ट फेल होने का मतलब है कि हार्ट जो है अपना काम करने में फेल है. हार्ट का काम क्या है? पंप करना. तो अगर वो पंप करने में फेल हो रहा है, प्रॉपरली पंप नहीं कर पा रहा है, एफिशिएंटली पंप नहीं कर पा रहा है, जितना उसको पंप करना चाहिए उतना नहीं कर पा रहा है, तो इसको आप बोल देंगे हार्ट फेल्योर. ये हार्ट का पंपिंग इफेक्ट हो गया. हार्ट अटैक, अभी अभी हमने पढ़ा कि हार्ट की जब मसल सेल्स डैमेज हो जाए या डेथ हो जाए ड्यू टू हाइपोक्सिया या एनॉक्सिया, तब आप उसको क्या बोल देंगे? हार्ट अटैक. ठीक है. और तीसरा है कार्डियक अरेस्ट. कार्डियक अरेस्ट का मतलब कि आपका हार्ट बीट कंप्लीटली रुक चुका है. तो कार्डियक अरेस्ट हुआ तो इट मीन्स कि पर्सन का डेथ हो गया. लेकिन हार्ट अटैक आया या हार्ट फेल हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि पर्सन का डेथ हो गया है. ठीक है. हार्ट फेल मतलब जितना ब्लड पंप होना चाहिए उतना नहीं पंप हो पा रहा है. हार्ट अटैक का मतलब कि हार्ट के कुछ सेल्स का डेथ हो गया. ठीक है. लेकिन कार्डियक अरेस्ट आया तो इसका मतलब कि हार्ट ने अब अपना एक्टिविटी बंद कर दिया है, हार्ट ने बीट करना स्टॉप कर दिया है. तो हार्ट फेल्योर की हार्ट फेल्स टू पंप ब्लड एफिशिएंटली. और जब हार्ट ब्लड नहीं पंप कर पाता है तो आपको इस एरिया में पूरा कंजेशन फील होगा. ये जो लंग्स वाला एरिया है, यू विल फील कंजेशन, यहाँ पे जाम जैसा लगेगा कुछ. ठीक है, कि सांस अंदर नहीं जा पा रहा है, तो इसीलिए हम इसको कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर भी बोलते हैं. तो हार्ट फेल टू पंप ब्लड एफिशिएंटली feels like congestion in lungs. So known as congestive heart failure. और कार्डियक अरेस्ट टर्म का क्या मतलब है कि हार्ट कंप्लीटली stops beating.
तब हम बोल देंगे कार्डियक अरेस्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। हाँ, कार्डियक अरेस्ट बहुत सारे रीजन से होता है। नॉर्मली तो हार्ट अटैक ही बार बार आया तो कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। अगर हार्ट का सेल बार बार डेथ हो रहा है तो एक टाइम आएगा जब हार्ट रुक जाएगा, ठीक है, या अचानक से भी हार्ट रुक सकता है, ठीक है। हाँ, हार्ट का ट्रांसप्लांट तो जब हार्ट जिस टाइम चल रहा है तभी तक ना। कार्डियक अरेस्ट का मतलब तो ख़त्म हो ही चुका है। बिल्कुल है, बिल्कुल है मेथड। अगर आप राइट टाइम पे डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो हार्ट अटैक को बचाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो चेस्ट पेन है नॉर्मली इसको लोग इग्नोर कर देता है, ठीक है, कि एसिडिटी से हो रहा है तो ये हो रहा है ना। लेकिन जो चेस्ट पेन है अगर थोड़ा भी हो रहा है तो उसको डॉक्टर से दिखला के ईसीजी वगैरह करवा लेना चाहिए, जिससे कि आपको पता चल जाए कि आपका हार्ट का हेल्थ क्या चल रहा है। बहुत सारा प्रोसीजर है, ट्रांसप्लांटेशन इतना आसान प्रोसीजर नहीं है, समझे। ट्रांसप्लांट करना पहली बात तो बॉडी के लिए भी इजी नहीं है, और दूसरी बात हर कोई करा भी नहीं सकता। हार्ट ट्रांसप्लांट बहुत कॉस्टली है। हो गया। तो इसके बाद मॉड्यूल डीपीपी सॉल्व कर लिए हैं आप लोग। हाँ। हम्म। कौन वाला स्लाइड जो? हम्म। क्या नहीं लिखे हो? अच्छा। हाँ, इस्केमिया इस्केमिक हार्ट डिजीज होता है उसमें, जैसे जो ये फोरामेन ओवेल वगैरह है ना, वो अगर फिलअप नहीं हो पाता है तो उस कंडीशन में इस्केमिया होता है, ठीक है। जो एक छेद बताए थे ना, अगर वो फिलअप नहीं हो पाता है ढंग से, ठीक, तो उसको हम बोलते हैं इस्केमिक हार्ट डिजीज। फोरामेन ओवेल जो बच्चे में छेद होता है, वो छेद अगर प्रॉपरली फिल नहीं हो पाया है ना, तो ये बाय बर्थ एक डिफॉल्ट रह जाता है, ठीक है। जो फोरामेन ओवेल से क्या हो रहा था, जो ब्लड है वो डायरेक्टली लेफ्ट से ये राइट से लेफ्ट आ जा रही थी, ठीक है। तो ये जो बाय बर्थ डिफेक्ट है इसी को इस्केमिक हार्ट डिजीज बोलते हैं। हाँ। हम्म। आज तो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का क्वेश्चन छोड़ दो ये, क्योंकि क्या बोलते हैं, जो हमने पढ़ा था कार्डियक साइकिल, उसका स्टेप होता है आइसो वॉल्यूमेट्रिक डायास्टेसिस, बट ये सब सिलेबस में नहीं है, इसीलिए रहने दो इसको, ठीक है। क्योंकि आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पढ़ाया ही नहीं है ना, पहले ये सब डिटेल था इतना। टोटल सर्कुलेशन कैपिलरीज में ही शुरू हो रहा है। इंटेस्टाइन में क्या है? कैपिलरीज है। लीवर में क्या है? कैपिलरीज है। तो दो कैपिलरी नेटवर्क को जोड़ता है पोर्टल सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 26। ग्रेटर पोर्शन ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड इज प्रेजेंट कैपिलरीज। पूरे बॉडी के टिश्यू में तो कैपिलरी नेटवर्क ही है ना। क्या दिया है? ग्रेटर पोर्शन ऑफ सर्कुलेटिंग, अच्छा सर्कुलेटिंग ब्लड पूछा है। सर्कुलेटिंग ब्लड, सर्कुलेटिंग पूछा है। अगर खाली ब्लड पूछता तब कैपिलरीज होता, क्योंकि कैपिलरीज में लार्जर वेन, वेन में होगा क्योंकि वेन का ल्यूमेन ज़्यादा होता है, तो ऑब्वियसली ब्लड वॉल्यूम वहाँ ज़्यादा होगा। मॉड्यूल डीपीपी में कोई डाउट है कि आगे बढ़ें अगले चैप्टर पे? नेक्स्ट चैप्टर, तो अगला चैप्टर है हमारा, बोलो। AW में एलन का मॉड्यूल है। AW में एलन का मॉड्यूल पूछ रही है।
Tick mark the wrong statement. Weak condition of heart leads to bradycardia. Weak condition of heart leads to tachycardia, not bradycardia. Strong condition of heart leads to bradycardia. ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. अगर हार्ट वीक रहेगा तो वो ब्लड को पंप करने के लिए ज्यादा बार धड़केगा, और ज्यादा बार धड़कना मतलब टैकीकार्डिया. तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया. टैकीकार्डिया मतलब हार्ट रेट ज्यादा, ब्रैडीकार्डिया मतलब हार्ट रेट स्लो. वैगल सिक्रेशन लीड्स टू टैकीकार्डिया, वैगल सिक्रेशन लीड्स टू ब्रैडीकार्डिया, क्योंकि वैगस नर्व पैरासिम्पैथेटिक होते हैं. ठीक है, ये भी गलत हो गया. स्ट्रॉन्ग कंडीशन ऑफ हार्ट लीड्स टू ब्रैडीकार्डिया, सही है. स्ट्रॉन्ग कंडीशन ऑफ हार्ट रहेगा तो उतना ही ब्लड को पंप करने के लिए उसे कम बार धड़कना पड़ेगा, क्योंकि एक बार में वो ज्यादा ब्लड पंप कर पाएगी. एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड लीड्स टू डिक्रीज इन हार्ट बीट. लॉस ऑफ ब्लड लीड्स टू डिक्रीज इन हार्ट बीट, ये भी गलत है. ये स्टेटमेंट सही है. स्ट्रॉन्ग कंडीशन ऑफ हार्ट लीड्स टू ब्रैडीकार्डिया, थर्ड वाला. एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड लीड्स टू डिक्रीज इन हार्ट बीट, इंक्रीज हो जाएगा ना, ज्यादा ब्लड पंप करना चाहेगा ना. ठीक है, ब्लड आपका लॉस हो रहा है एक तरफ से, तो हार्ट रेट उस हिसाब से बढ़ जाएगा उसको कंपनसेट करने के लिए. आपका ब्लड अगर लॉस होने लगे, ठीक है, 5 लीटर के बदले आपके बॉडी में 2 ही लीटर खून बचेगा, तो हार्ट उसी 2 लीटर को ज्यादा पंप करने का, सर्कुलेट करने का कोशिश करेगा ना. ठीक है, टैकीकार्डिया होता है इंक्रीज. बता ही देते हैं आपको, 1 मिनट. 2 टर्म है, टैकीकार्डिया और ब्रैडीकार्डिया. टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया का मतलब होता है हार्ट रेट अगर नॉर्मल से ज्यादा हो जाए. नॉर्मल हार्ट रेट होती है 60 से 100 के बीच में. 60 से 100 के बीच में अगर आपका हार्ट रेट है तो उसको नॉर्मल माना जाएगा. ठीक है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. एवरेज डाटा है 72, लेकिन 60 भी है और 100 भी है तो उसको भी नॉर्मल ही माना जाएगा. ठीक है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है. लेकिन अगर आपका हार्ट रेट 100 के ऊपर है तो उसको हम क्या बोलते हैं, टैकीकार्डिया. ठीक है, टैकीकार्डिया. तो यहां पे आपका हार्ट रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. हार्ट रेट जो है, हार्ट रेट इंक्रीज अबव 100, तो इसको बोल देंगे टैकीकार्डिया. दूसरा है ब्रैडीकार्डिया. ब्रैडीकार्डिया, यहां पे हार्ट रेट डिक्रीज बिलो 60. कौन है जी? हाँ, पकड़ेंगे तो यहीं मारेंगे, समझे? ऐसा बेइज्जत होगे ना क्लास में कि दोबारा सोचोगे नहीं मेरे क्लास में ये सब करने का. जितना शरीफ हम दिखते हैं उतना है नहीं. ठीक है, इसलिए सिस्टम में रहो. चलो, तो टैकीकार्डिया कब होगा, जबकि आपका हार्ट का मसल जो है वीक हो जाए. टैकीकार्डिया, वीक हार्ट मसल. जिन लोगों का हार्ट वीक रहता है, तो हार्ट अगर वीक है तो एक बार में वो कम ब्लड पंप कर पाएगा, एक बार में कम ब्लड पंप कर पाएगा. इसीलिए ज्यादा ब्लड पंप करने के लिए उसे ज्यादा बार धड़कना पड़ेगा. मान लो कार्डियक आउटपुट कितना होता है, 5 लीटर होता है 1 मिनट में. ये नॉर्मल हार्ट अगर आपका है तो. लेकिन आपका हार्ट अगर वीक है तो जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. एक स्ट्रोक में कम ब्लड निकलेगा.
तो कार्डियक आउटपुट को मेंटेन करने के लिए हार्ट को ज़्यादा बार धड़कना पड़ेगा, ज़्यादा बीट करना पड़ेगा। तो टैकीकार्डिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके हार्ट का मसल जो है ये वीक है। ब्रैडीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया ये रिप्रेजेंट करता है स्ट्रॉन्ग हार्ट कंडीशन, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग हार्ट कंडीशन। स्ट्रॉन्ग हार्ट कंडीशन जैसे जो एथलीट्स वगैरह हैं, एथलीट्स का जो हार्ट रेट है वो क्या होता है, नॉर्मल से कम होता है, क्योंकि उनका हार्ट काफ़ी स्ट्रांग है, एक ही स्ट्रोक में ढेर सारा ब्लड पंप कर दिया। तो कार्डियक आउटपुट 5 लीटर रखने के लिए उन्हें कम बार ही धड़कना पड़ेगा। तो स्ट्रांग हार्ट कंडीशन नॉर्मली ये किस में मिलेगा आपको, जो एथलीट्स वगैरह। ठीक है, पीछे से जो सब क्वेश्चन पूछ रहा है ये सबको कुछ नहीं आता है। ठीक है, झूठ मूठ का क्वेश्चन कुछ से कुछ पूछ रहा है। एक का भी मुंह खुला अभी से ना, समझ लेना बाबू। ठीक है, हिम्मत है तो मेरे सामने मुंह खोल के दिखाओ ना। हाँ, हिम्मत है तो दिखाओ जरा, कौन है यहाँ पे, देखें हम भी, खोल के दिखाओ मुंह। हम्म, गलत लिखा हुआ है। बिल्कुल। क्या? हम्म, कार्डियक आउटपुट ज़्यादा नहीं होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होता है। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होगा, कार्डियक आउटपुट ये गलत टाइप से लिखा है। अब जब हार्ट रेट कम क्यों हो जा रहा है, कम उसी चीज़ को कंपनसेट करने के लिए। एक स्ट्रोक जो मारेगा एक बार बीट करेगा। कार्डियक आउटपुट क्या होता है, 1 मिनट में कितना ब्लड पंप किया। ठीक है, 1 मिनट में ब्लड पंप हम कैसे निकाले थे, 70 गुना 72 किए थे। अब यहाँ पे हार्ट रेट ही कम हो गया, हार्ट रेट कम हुआ है तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा, कम होगा। एथलीट में हार्ट रेट कम हो जाएगा और स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ कार्डियक आउटपुट नहीं, यहाँ स्ट्रोक वॉल्यूम लिखा जाना चाहिए था। रनिंग के टाइम तो होगा ही यार, नॉर्मल कंडीशन में बात कर रहे हैं ना, रनिंग के टाइम तो किसी का भी हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है। हाँ, स्ट्रोक वॉल्यूम बेटर टर्म है, कहना वही चाह रहा है लेकिन वर्ड गलत लिख दिया है। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होगा, एक बार जब स्ट्रोक मार रहा है तो ज़्यादा पंप कर रहा है। कार्डियक आउटपुट तो हम 1 मिनट में निकालते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा, हार्ट रेट कम हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट उतना ही रहेगा। ठीक है, चलिए तो अगला चैप्टर है एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, अब इसमें पहला टर्म है होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस क्या होता है, बॉडी के अंदर कांस्टेंट इन्वायरमेंट
एनवायरमेंटल कंडीशन, बॉडी का जो ब्लड है, जैसे कि ब्लड में कोई भी चीज़ है तो उसका एक फिक्स कंसंट्रेशन होता है। ग्लूकोज है तो वो फिक्स कंसंट्रेशन में, सोडियम है तो फिक्स कंसंट्रेशन में है, पोटेशियम है तो फिक्स कंसंट्रेशन में। इससे अप होगा या कोई हार्मोन है तो वो फिक्स कंसंट्रेशन में, एक पर्टिकुलर रेंज में ही रहता है। ठीक है, आप जैसे ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, डिफरेंट टाइप के हार्मोन, डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स, यूरिया, ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सबका रेंज लिखा रहता है, इतना से इतना के बीच, इतना से इतना के बीच होना चाहिए। ठीक है, इसको हमारी बॉडी कॉन्स्टेंटली क्या करती है, मेंटेन की रहती है। अगर कोई चीज ज्यादा है तो उसको यूरिन के थ्रू क्या कर देगी, एक्सक्रीट कर देगी। कोई चीज कम है तो उसको बैलेंस करेगी, आइदर बाय रीअब्जॉर्प्शन और बाय द इनटेक। तो ये जो कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट को बनाया जाता है बॉडी के अंदर, इसी को हम क्या बोलते हैं, होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस क्या हो गया, मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल maintenance of constant internal environment is called homeostasis। पीछे से 4 बेंच निकलो तो बाहर, तुम लोग निकलो, सब बाहर निकलो, टोटल बाहर निकलो। तुम लोग ऐसे भी कुछ नहीं कर रहा, चलो बाहर भागो, निकलो जी, निकलो, चलो खाली करो। कौन कौन कर रहा है, चलो बाहर निकलो, बाहर निकलो, चलो बाहर निकलो। और कौन कर रहा था, पूरा क्लास को बाहर कर देंगे। अभी के बाद एक वर्ड किसी के मुंह से निकला, पूरा क्लास बाहर कर देंगे हम। बात से समझा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या? मारेंगे यही जूता खोल के, एक का भी मुंह खुला अभी के बाद तो। नॉनसेंस सब भर गया है क्लास में। होम्योस्टेसिस के बाद नेक्स्ट टर्म है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या हो गया कि बॉडी में नाइट्रोजीनियस वेस्टेज एक्यूमुलेट होते रहती है ड्यू टू कंटिन्यूअस मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो नाइट्रोजीनियस वेस्टेज लाइक अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, creatinine, etc. are produced due to excess ingestion and metabolism. And these nitrogenous wastes are toxic, so must be eliminated outside the body. These
Nitrogenous wastes are toxic. And must be eliminated out. इसलिए कॉपी खोल के बैठा हुआ है यहाँ पे। इसलिए अभी जो लिखा हुआ है कौन लिखेगा? कब? जब यहाँ ये स्लाइड हटा देंगे तब। आता क्या है क्लास में? घर पे ही रहा करो, वीडियो तो जाता ही है। पेरेंट्स को बुलवाते हैं तुम्हारे। फोन निकालो, फोन निकालो, फोन निकालो ना भाई। फोन लगाओ अपने पापा को, फोन लगाओ ना, अभी हम बात करते हैं ना। कोई बात नहीं, तुम लगाओ तो। नहीं लगाओगे हम यहाँ से लगवा देंगे, तुम काहे टेंशन ले रहे हो? चलो आओ बाहर, आओ। अभी अभी बता रहे हैं ना क्या करने गए थे तुम। इसके पेरेंट्स का डिटेल निकलवा के इसके पेरेंट्स को बुलवाइए तो यहाँ। ठीक है, लगाओ, मम्मी को लगाओ। क्या नाम है तुम्हारा? अरे ये लोग क्लास में जो है पढ़ता लिखता है ना, डिस्टर्ब करता है, सिर्फ इसके पापा को बुलवाते हैं। तुम क्या करता है ना सब हमको पता है। तुम क्या कर रहा था? तुम अपना बताओ ना, तुम लिख क्यों नहीं रहा था? अभी अभी तुम आए हो तो क्यों नहीं लिख रहे थे? तुम लिख नहीं रहे थे, तुम हंस रहे थे, ठीक है। फोन लगाओ ना, मम्मी को फोन लगाओ। तुम क्लास में कुछ पढ़ाई नहीं कर रहा है।
जिसका मुंह खुला उसके गार्जियन कल यहां होंगे, ये बात लिख लो। लिख लिया यहां तक? कुछ भी आप खाना खा रहे हैं तो वो फाइनली जो है ब्रेक होगा, उससे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड ही बनेगा, ठीक है, मेटाबॉलिक प्रोसेस से। हाँ लिखे तो एक्सेसिव इंजेशन एंड मेटाबॉलिज्म से ही बनता है, ठीक है। अगर आप कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड अगर ज़्यादा खा रहे हैं उससे बढ़ सकता है कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्सक्रेटरी मैटर। लिख लिए? इसके बाद दो टर्म है, ऑस्मो कन्फर्मर और ऑस्मो रेगुलेटर। तो ऑस्मो कन्फर्मर और ऑस्मो रेगुलेटर क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेटर एंड ऑस्मो कन्फर्मर। ऑस्मो रेगुलेटर क्या है? जो अपने बॉडी के अंदर के ऑस्मोलैरिटी को क्या कर पाए? रेगुलेट कर पाए। अपने बॉडी के अंदर के ऑस्मोलैरिटी को रेगुलेट कर पाए, उसको हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेटर। इनको सराउंडिंग के ऑस्मोलैरिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो कोई ऑर्गेनिज्म है, इसको आप कहीं पे रखें और बाहर का मीडियम हाइपरटोनिक है या हाइपोटोनिक है, उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये अपने अंदर के इन्वायरमेंट को क्या रखे हुए है? मेंटेन रखे हुए है, अपने ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन रखे हुए है। तो इसको हम क्या बोल देंगे? ऑस्मो रेगुलेटर बोल देंगे। लेकिन अगर ये ऑस्मो कन्फर्मर होता तो ये अपने ऑस्मोलैरिटी को सराउंडिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर लेता? चेंज कर लेता, ठीक है। तो अगर आप इसको मान लो कि हाइपोटोनिक मीडियम में रख देते, किसी ऑस्मो कन्फर्मर को उठा के आप एक हाइपोटोनिक मीडियम में रख दोगे, तो हाइपोटोनिक मीडियम है तो वाटर उसके अंदर इन करेगा। वाटर उसके अंदर जब इन करेगा तो उसकी ऑस्मोलैरिटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। यानी वो भी हाइपोटोनिक बन जाएगा, ठीक। मतलब उसकी भी ऑस्मोलैरिटी पहले के कंपेयर में कम हो जाएगी। या अगर आप उसको हाइपरटोनिक मीडियम में रख दोगे, हाइपरटोनिक मीडियम में रख दोगे तो उस केस में क्या होगा कि उसका वाटर बाहर निकल जाएगा, तो अंदर की ऑस्मोलैरिटी उसकी इंक्रीज हो जाएगी। तो ऑस्मोलैरिटी को ये रेगुलेट नहीं कर पा रहा है, ये बाहर जिस हिसाब का ऑस्मोलैरिटी है उसी हिसाब से अपने अंदर के ऑस्मोलैरिटी को क्या कर ले रहा है? चेंज कर ले रहा है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मो कन्फर्मर्स, ठीक है। तो लिखिए ऑस्मो रेगुलेटर द ऑर्गेनिज्म which can the organism which can regulate its internal osmolarity and regulate its internal osmolarity and do not change according to surrounding medium, do not change according to surrounding medium, are called osmoregulator, Example, most of the vertebrates
most of the vertebrates including humans, most of the vertebrates including humans. दूसरा, ऑस्मो कन्फर्मर. ऑस्मो कन्फर्मर आर ऑर्गेनिज्म that changes its osmolarity according to surrounding medium changes its osmolarity according to surrounding medium. Example, most of the marine invertebrates like starfish, jellyfish, lobsters, etc. Starfish, jellyfish, lobsters, etc. नेक्स्ट लिखिए, मोड्स ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग इज मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन. मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन. मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन. मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन के अंदर हम 3 मोड पढ़ेंगे, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक. तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं अमोनोटेलिक. तो अमोनोटेलिक, यहां पे जो एक्सक्रेटरी मैटर है, अमोनोटेलिक के अंदर जो एक्सक्रेटरी मैटर है, ये क्या है? अमोनिया. एक्सक्रेटरी मैटर इज अमोनिया. अमोनिया क्या है? हाईली टॉक्सिक है. अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक. हाईली टॉक्सिक है. इसके एक्सक्रीशन के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, इसीलिए ये वैसे ऑर्गेनिज्म में मिलेगा आपको जो ऑलरेडी कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं. तो नीड्स large amount of water for its elimination. लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए इनके एलिमिनेशन के लिए. तो इसीलिए अमोनोटेलिक मोड ऑफ एक्सक्रीशन आपको कहाँ पे मिलेगा? जो ऑर्गेनिज्म वाटर के अंदर नॉर्मली रहते हैं, जैसे प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेट्स हो गए, ठीक है, एकाइनोडर्म्स हो गए, मॉलस्क्स हो गए. तो ये सब क्या है? अमोनोटेलिक. ठीक है. तो अमोनोटेलिक एक्सक्रेटरी मैटर इज अमोनिया, highly toxic, needs large amount of water for its elimination. और
हो गया। अमोनोटेलिक मोड ऑफ एक्सक्रीशन के बाद है यूरियोटेलिक मोड ऑफ एक्सक्रीशन। तो यूरियोटेलिक मोड ऑफ एक्सक्रीशन में क्या होगा कि अमोनिया विल बी कन्वर्टेड इनटू यूरिया। जैसे हम लोग में भी क्या होता है कि लिवर के अंदर जो अमोनिया है इसको यूरिया साइकिल के थ्रू किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, यूरिया के अंदर। और यूरिया जो है अमोनिया के कंपेयर में कंपैरेटिवली क्या है, लेस टॉक्सिक है, कंपैरेटिवली लेस टॉक्सिक है। इसके एलिमिनेशन के लिए जो है वाटर का अमाउंट भी कम चाहिए। और जैसे कि ये आपको एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में मिल रहा था अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक मोड ऑफ एक्सक्रीशन आपको मोस्टली जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर ज़्यादातर मिलेगा, हालांकि कार्टिलेजिनस फिशेज में भी मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज यूरियोटेलिक मोड ऑफ एक्सक्रीशन। तो यूरियोटेलिक मोड ऑफ एक्सक्रीशन में एक्सक्रेटरी मैटर है यूरिया। कहाँ से आ गए, कौन भेजा है तुम लोग? हाँ जल्दी जाओ। Excretory matter is urea, less toxic, than ammonia, needs less amount of water for its elimination. और एग्जाम्पल आपको भी दुर्गा माँ से बोलिए कि सद्बुद्धि दे थोड़ा आपको। एग्जाम्पल mammals, terrestrial, amphibians, cartilaginous fishes, mammals, terrestrial, amphibian, cartilaginous fishes, etc.
कॉन्ड्रिक्थिस बोलते हैं। लास्ट इज यूरिकोटेलिक मोड ऑफ एक्सक्रीशन। एक्सक्रेटरी मैटर यूरिक एसिड। यूरिक एसिड सबसे कम टॉक्सिक है, तो इट इज लीस्ट टॉक्सिक। इसके एक्सक्रीशन में बहुत कम क्वांटिटी ऑफ वाटर चाहिए, लीस्ट अमाउंट ऑफ water required for its elimination, least amount of water required है for its elimination, और ड्राई पिलेट्स के फॉर्म में एक्सक्रीट हो रहा है, excreted in form of dry pellets. Example: birds, reptiles, terrestrial insects. So these are the few examples of uricotelic. गया? डायरेक्ट बनता है, ये अलग मेथड से बनता है, ये प्यूरिन मेटाबॉलिज्म से बनता है, वो आपको नहीं पढ़ना है। ये प्यूरिन के टूटने से बनता है यूरिक एसिड, इसका अलग मेथड। इसके बाद है एक्सक्रेटरी ऑर्गन अक्रॉस वेरियस फाइलम्स। एक्सक्रेटरी ऑर्गन अक्रॉस वेरियस फाइलम्स, वेरियस फाइलम्स के अक्रॉस एक्सक्रेटरी ऑर्गन क्या सब मिलते हैं आपको। तो जैसे कि जो बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म है, पॉरीफेरा है, सिलेंट्रेटा है, टीनोफोरा है, तो यहाँ पे कोई स्पेशलाइज्ड एक्सक्रेटरी ऑर्गन नहीं है, डायरेक्टली जो है बॉडी सरफेस से ही क्या हो जा रहा है, एक्सक्रीशन हो जा रहा है। फिर आप प्लैटी हेलमिंथस पे आएंगे तो वहाँ पे आपको एक्सक्रेटरी ऑर्गन मिल रहा है। क्या मिलता है वहाँ पे? प्लैटी हेलमिंथस के अंदर आपको मिल जाएगा फ्लेम सेल, या इसको और हम क्या बोलते हैं, फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रीडिया, और एक नाम है सोलिनोसाइट्स। ठीक है, तो फ्लेम सेल या प्रोटोनेफ्रीडिया या सोलिनोसाइट्स प्लैटी हेलमिंथस में मिलेगा। इसके बाद एसके हेलमिंथस, यहां पे क्या मिलेगा, रेनेट सेल। फिर और आगे बढ़े, एनिलीडा में क्या मिलेगा, नेफ्रीडिया। फिर और आगे आर्थ्रोपोडा के अंदर मैलपिगियन टिब्यूल्स मिलता है। ठीक है, ग्रीन ग्लैंड्स वगैरह भी मिलता है।
है ना, क्रस्टेशियंस वगैरह में। इसके बाद और आगे आप जाएंगे मॉलस्क में, तो क्या मिलेगा? केबर्स ऑर्गन या ऑर्गन ऑफ बोजेनस, ठीक है। फिर एकिनोडर्म्स में जाएंगे तो वहां भी कोई ऐसा स्पेशलाइज नहीं है, डर्मल ब्रैंकिया वगैरह के थ्रू होता है, ठीक है। डिफ्यूजन डायरेक्टली वहां भी आप बॉडी सरफेस बोल सकते हैं एकिनोडर्म्स में। तो इसके बाद आप जैसे फिशेज, एम्फीबियंस, इन सब में तो क्या हो जाएगा? किडनी ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट फाइलम्स के क्रॉस जो है एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स है। तो हम्म, चलिए।